हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट। अगर आपको ऑडियो एंड वीडियो बहुत सुंदर तरीके से सुनाई दे रहा है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दिल बना दीजिए ताकि आज का कार्यक्रम हम शुरू कर चुके। हमें तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। क्या? हाँ, आप अब दिखाई देने लगे, अब दिखाई देने लगे। चलिए, अब दिखाई देने लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दीजिए ताकि मैं ये देख पाऊं कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, तो मैं आगे का कार्यक्रम शुरू कर पाऊं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये 12th क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज डेट है लगभग लगभग, मुझे नहीं पता कितना डेट है, 22 नवंबर। तो पिछले साल से 5 दिन हम थोड़ा डिले हैं, पिछले साल से सिर्फ 5 दिन। जबकि आप देख रहे हो कि कंटेंट हमने आपको कितना डिटेल में जे एडवांस के लेवल तक, जे एडवांस के 70% सवाल आपको क्लास में कराए हैं। जेई मेन के सारे सवाल मैंने आपको सॉल्व करके कराए हैं। कुछ होमवर्क दिए हैं, आपने उसको ट्राई किया, उसको किया है, तो लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा और बहुत हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत 5-7 दिन का टाइम आप भी समझते हो कि इतना तो जायज है, जस्टिफाइड है। यस और नो बताओ, इतना जस्टिफाइड है कि नहीं? हाँ सर है तो सही, लेकिन इतना पढ़ने पर सर हमसे बहुत कुछ समेटा नहीं जा रहा। बात सही कह रहे हो सर। ठीक है, आपने 11th में तो लगभग कितने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग 5.5 महीने ले लिए, क्योंकि शुरू तो 11th यूनिट एंड डायमेंशन बाद में हुआ था। पहले बेसिक मैथ तो छोड़ सकते हो, तो लगभग 5.5 महीने लिए थे। ठीक है, अभी से 3.5 महीने 12th के लिए बहुत आराम से उतना ही कंटेंट उसी लेवल पे ले जाके आपको पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हुए और पढ़ाएंगे, थोड़ा सा सिस्टमैटिक ऐसा रखेंगे, सीक्वेंस में इस तरीके से रखेंगे, एकदम सिस्टमैटिक और सीक्वेंस वाइज आपको कराएंगे चीजें, ताकि सेग्रीगेट करके कराएंगे, ताकि बाद में उसको आप अच्छे से समेट सको। बहुत ज्यादा रैंडम कराएंगे, मिक्स करके कराएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो मैंने कुछ प्लान सोचे हुए 12th में, जो मैं अप्लाई करूंगा 11th में जैसा करा है उससे और बेहतर तरीके से और ज्यादा सीक्वेंस में आपको मैं 12th कराऊंगा। जिस तरीके से 11th में चीजें मैंने सीक्वेंस में कराई है, जे एडवांस सेग्रीगेट करके आपको क्लास में कराया है, मिक्स करके नहीं कराया कि ये पूरा मिक्स कर दिया सवाल, ताकि आप चीजें बाद में समेट पाओ, आप चीजें बाद में रिवाइज कर पाओ। तो 12th में और ज्यादा सेग्रीगेट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैसे सेग्रीगेट करूंगा मैं आपको बता दूंगा। मैंने कुछ 2-3 प्लान बनाया है बहुत जोरदार, जिससे आपको 12th बहुत अच्छे से पहला लेयर क्लियर हो जाएगा, जो एकदम नीट रिलेवेंट और एनसीईआरटी लेवल पे है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन बाय लाइन मैं क्लास में करा दूंगा। ज्यादा जरूरी कौन है, जे एडवांस और एनसीईआरटी? बताओ। तो एनसीईआरटी का सारा टॉपिक कवर होना चाहिए, क्योंकि कहीं से उठा के सवाल अगर नीट वाला अनएक्सपेक्टेड पूछता है तो एनसीईआरटी से पूछने के चांस ज्यादा है। तो एनसीईआरटी, नीट पीओक्यू, जेई मेन पीओक्यू बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको कराएंगे, और बीच में जे एडवांस का कुछ प्लान बनाया मैंने, उस तरीके से कराऊंगा ताकि आप समेट पाओ और सभी को इससे फायदा हो सके, सभी को इससे फायदा हो सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं 12th क्लास। 12th क्लास में आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के फर्स्ट लेक्चर में है, और आज का जो हमारा गोल है वो सिर्फ है इलेक्ट्रिक चार्ज। टुडेज गोल इज इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज को शुरू करने से पहले, फील ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फील ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास का सिलेबस हम आगे कैसे कैसे पढ़ेंगे, 12th क्लास में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। हालांकि आप जानते हो बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी एक रोड मैप आपको बता दूंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले आएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैट। क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये वाला सेक्शन बहुत बड़ा है ना, पहले इसको हम करेंगे। अच्छा, जितने लोग बैकलॉग के साथ आए हैं वो जरा बता दे, कितने लोग बैकलॉग के साथ हैं? यस सर, बैकलॉग है, बैकलॉग है 2-3 चैप्टर का, बी 4-5 चैप्टर का बैकलॉग। भाई इनका जितना 4-5 चैप्टर का बैकलॉग है, भाई तू तो बस नीट रिलेवेंट पढ़ ले, बभी से सब चीजों को समेट। नो बैकलॉग, नो बैकलॉग, जल्दी से बता दो। 30 सेकंड का तुमको, 45 सेकंड का टाइम देते हैं। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एमईसी, उसके बाद पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
इससे खूब सारे सवाल आते हैं। बड़ा छोटा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। एमईसी, एमईसी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईएम वेव, ईएम वेव। तो आप देख सकते हो कितने चैप्टर हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैप्टर होते हैं बेटा, 8 चैप्टर होते हैं, 8 चैप्टर। उसके बाद हम आएंगे ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स के 2 सेक्शन होते हैं, रे एंड वेव, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। हालांकि सब जानते हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार रियलाइज करा देता हूं। उसके बाद है मॉडर्न, मॉडर्न में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, और एक होता है उसके बाद एटम, और उसके बाद होता है बेटा न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सेमीकंडक्टर। तो मैं तो सी लेके चलूंगा कि कोई बैकलॉग आपका नहीं है, 41% का कोई बैकलॉग नहीं है, और 70% लोगों का बैकलॉग है। बहुत बढ़िया बेटा, 41%, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो जो बैकलॉग है मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर हट जाने से ये बड़ा छोटा हो गया है, इसमें सिर्फ गेट एंड डायोड पढ़ना होता है, गेट एंड डायोड के टाइप पढ़ने। तो चाहो तो आप ये अपने फर्स्ट पेज पर आराम से बना सकते हो। इसको क्यों बना सकते हो? ताकि आपको पता हो कि हमें कितने चैप्टर किस तरीके से सीक्वेंस में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 चैप्टर आपको करने हैं। हालांकि ये चैप्टर थोड़े छोटे छोटे हैं, और लगभग अभी हम 20 फरवरी तक मान ले तो हमारे पास टाइम है उधर 1 महीना, और दिसंबर जनवरी 2 महीना, दिसंबर जनवरी 2 महीना और 3 महीना, 3 महीने का टाइम। 3 महीने में ये हमें 14 चैप्टर कंप्लीट करने। 3 महीने में वीक कितने होते हैं? तो वीक होते हैं 4 4 8 या 12 वीक, मतलब अच्छा कुछ छोटे कुछ बड़े चैप्टर भी हैं, तो उस हिसाब से हमें इसको लेके चलना है। और साथ में 11th का रिवीजन भी हमको करना है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पे जिनके बैकलॉग है वो शुरू कर सकते हैं चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से शुरू कर सकते हैं, और आराम से शुरू कर सकते हैं। लेकिन 2-3 चीजें आप यहां पे कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहला चीज, यहां पर शुरू करने के लिए आपको वेक्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए और ग्रेविटेशन पढ़ा होना चाहिए। तो वेक्टर एंड ग्रेविटेशन 2 चीज पढ़ लोगे ना तो बेसिक चीजें हैं, अगर वो 2 कर लोगे तो फिर आगे पढ़ने में तुमको ज्यादा परेशानी कष्ट नहीं आएगा। वेक्टर एंड ग्रेविटेशन अगर आपका किया हुआ है तो इसको करने में आपको एकदम मजा सा आ जाएगा। मतलब अगर हमने ग्रेविटेशन आपको करा दिया है तो बस वो बेसिक चीज हो गया जो रिपीट होगा फिर से इलेक्ट्रोस्टैट में, उसके बाद धड़ाधड़ तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। सीक्वेंस हम वही रखेंगे, बड़े आराम से क्लास को कवर करिए, जिसमें एनसीईआरटी, नीट के पीवाईक्यू, जेईई मेन के पीवाईक्यू और एडवांस के रिलेवेंट पीवाईक्यू कवर होंगे। साथ साथ में संघर्ष असाइनमेंट जैसे आपको मिलता है हर चैप्टर में 2-3 मिलता रहेगा, उसको आप करेंगे तो आपका सोचने की एबिलिटी, लैंग्वेज की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए अब आइए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। ये बाकी बातें आप जानते हैं। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज एंड स्टैटिक मतलब रेस्ट में, रेस्ट में रखे हुए चार्ज की स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि जिसको हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टी तो समझे कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज को फील करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में आप चार्ज के बारे में तो सुनेंगे, उसके साथ साथ जब तक ये चैप्टर यहां तक नहीं पहुंच जाता, यहां तक नहीं खत्म हो जाता, तब तक हर लेक्चर में आप चार्ज के नाम सुनेंगे। आप पूरे इलेक्ट्रोस्टैट के हर लेक्चर में, करंट के हर लेक्चर में, ईएमसी के हर लेक्चर में, मैग्नेटिज्म के हर लेक्चर में, ईएमआई, एसी के लेक्चर में, ईएम वेव के लेक्चर में चार्ज सुनते ही रहेंगे। बहुत रेयर ही ऐसा कोई क्लास होगा जिसमें चार्ज के बारे में आप नहीं सुनेंगे। तो आइए समझते हैं चार्ज क्या होता है। आप मास को जानते हैं, मास क्या होता है? हाँ सर, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। हाँ, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी तो आप सही कह रहे हैं, वही मास है। लेकिन 11th क्लास के हिसाब से अगर आप सोचे तो मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट फील और अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मास नहीं होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता? सर नहीं लगता। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स लगाने के लिए, कमेंट थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं मैं, नहीं तो चैट चलती रहेगी, चैट चलती रहेगी।
और छोटे छोटे डाउट पूछ रहे हो कि लक्ष्य के नोट्स मेरे पास पड़े हैं, ये नोट्स पड़े हैं, ये लिखना है, वो लिखना है, तुम ये तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो तुम नीट में कौन सा सवाल करना है डिसाइड कर पाओगे? अरे ठीक है, नोट्स बने हुए अच्छी बात है, उसी के बीच बीच में एक दो पन्ना लगा देना, जो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा उसको ऐड कर लेना, एक्स्ट्रा तो पढ़ाऊंगा, उस लेवल पे लेके जाऊंगा, उसको ऐड करते चलना, प्रैक्टिस करना। क्या पूछ रहा है? मतलब तुमको लगता है कि तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो तुम नीट कर पाओगे? डैश हो तुम। सुनो ध्यान से, व्हाट इज मास? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। ये 9th क्लास का डेफिनेशन। अब तुम 11th क्लास में जाओगे तो ये पढ़ोगे, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट अप्लाई और फील ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मास नहीं होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आता। तो मैं छोटा सा यहां पे एक चीज लिख देता हूं ताकि तुम ये चमकता रहे तुम्हें कि कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास। कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास। मास ही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज। ठीक, तो जिस तरीके से बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है मास, जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी तरीके से चार्ज भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, property of body by virtue of which it apply or experience electromagnetic force। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक भी आता है, हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो किसी बॉडी में अगर चार्ज है वो दूसरे चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रो या मैग्नेटिक या दोनों। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं, मतलब चार्ज जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तभी एक फील होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स तभी अप्लाई होगा जब बॉडी के पास मास होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स फील और अप्लाई तभी होता है जब बॉडी के पास क्या होता है? मास होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी फील और अप्लाई होता है जब बॉडी के पास क्या होता है? चार्ज की प्रॉपर्टी आती है। बस इतनी सी बात है। तो ठीक है, अगर बॉडी के पास चार्ज होगी, सुनो एनसीईआरटी में 2.5 पेज में लिखा हुआ है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ 3 टेबल बना के 3 बॉक्स बना के आपको समझा दूंगा एनसीईआरटी के 2.5 पेज का। क्या? ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर वो मूविंग है, वी वेलोसिटी चल रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, और एक्सीलरेटेड है तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा। अब चार्ज से रिलेटेड 3 प्रॉपर्टी होती है और चार्ज की फंडामेंटल स्टेट भी 3 होती है। कौन कौन सी स्टेट? तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्टेट ऑफ चार्ज, तो स्टेट ऑफ चार्ज में सबसे पहले आता है रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या होगा? और एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज, चार्ज इज एक्सेलरेटेड, चार्ज इज एक्सेलरेटेड। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है तो क्या होगा? सबसे बेसिक और फंडामेंटल तुम काइनेमेटिक्स में स्टेट कौन सा पढ़ते थे सर? रेस्ट, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। तो और बेसिक प्रॉपर्टी अगर यहां पे देखो तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कब शो करेगा चार्ज वो समझ लेते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, लेकिन वो कब शो करता है वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ और नीट 2015 का इस पूछा हुआ सवाल है। और दोनों मिलके बनता है ईएम वेव, दोनों मिलके बनता है ईएम वेव। तो ये ईएम वेव क्या होता है ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम तब पढ़ेंगे जब हम 8वें चैप्टर पे जाएंगे। अभी आप समझ लेते कि ईएम वेव जैसा कोई चीज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलके जो वेव बनता है। आप तो वैसे भी ड्रॉपर हो, आप जानते हो। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव पैदा नहीं करेगा। रेस्ट में रखा हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ प्रोड्यूस करता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उससे प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन ईएम वेव नहीं होगा। और अगर वो एक्सेलरेटेड है, सबसे लास्ट वाला स्टेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ईएम वेव भी होगा। सर ये कैसे होगा? ये ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली फाइंड रिजल्ट्स हैं। आदमी के एक नाक होता है, क्यों होता है एक नाक? 4 नाक ऐसे क्यों नहीं निकला होता? ये नेचुरल चीज है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जिसको हम चार्ज कहते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जिसको हम चार्ज कहते हैं, जिसको हम चार्ज कहते हैं, अगर वो रेस्ट में है तो देखो रेस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन, देखो रेस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ईएम वेव, पहला टिक 2 क्रॉस, 2 टिक 1 क्रॉस और तीनों ही टिक, खत्म। क्या मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। मजा आ गया, यहां तक मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। तो हमने बेसिक आपको 2 ही बात बताई कि चार्ज क्या होता है। सर चार्ज बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा,
मैग्नेटिक फील्ड नहीं करेगा, ईएम वेव नहीं करेगा। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा, ईएम वेव नहीं करेगा। चार्ज अगर एक्सीलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा और ईएम वेव भी पैदा करेगा। बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया? समझ में आया? क्या ये याद रख लोगे? हाँ सर ये तो बड़ा आसान है। सर कैसे? देखो इधर, देखो इधर, चार्ज, रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। पहला टिक, दो क्रॉस, दोनों टिक, ये क्रॉस, तीनों टिक, खत्म। बोलो यहां तक तुम समझ पाए कि नहीं पाए? सर ये तो बहुत आसान है गुरुजी, बताओ मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर ये तो समझ में आ गया सर। अब हम आगे पढ़ेंगे चार्ज की और प्रॉपर्टी, चार्ज कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे फंडामेंटल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तुम ये तो पढ़ ही चुके हो कि अगर तुम्हें मैं पूछूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो बता पाओगे? हाँ सर बता देंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ई, जिसकी वैल्यू होती है माइनस, निगेटिव होने की वजह से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये तो बेसिक बात है। सर ये कहां से आई? उसकी पास है, तेरे पास बाल है? हाँ मेरे पास नहीं है। तेरे पास होंगे, मेरे पास तो नहीं है। तो कहां गए? उड़ गए। तो क्या है ये? काउंटिंग। तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा? इतना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक है, प्रोटॉन के पास सर चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछ दे तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछ दे तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस ही, जो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। उतना ही पॉजिटिव में, उतना ही पॉजिटिव में। ठीक है, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन पूछ दे तो ड्यूट्रॉन प्रॉपर्टी आप जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन पूछ दे तो ड्यूट्रॉन होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? मतलब फंडामेंटल पार्टिकल के चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं और ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है यहां से लेके मॉडर्न फिजिक्स तक। तो भाई हम लिख ही लेते तो क्या बुराई है बताओ, न्यूट्रल होता है। अब इसकी चार्ज कितनी होगी ड्यूट्रॉन की? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हाँ होगी। अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, डबली आयोनाइज हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है प्लस 2e, प्लस 2e मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दो प्रोटॉन होते हैं उसमें। तो ठीक है इतना तो लिख दिया। अब मुझे बताओ इसमें से सबसे हल्का और सबसे मजे लेने वाला पार्टिकल कौन सा है, जिसके साथ तुम खेल सकते हो, मजे से खेल सकते हो? तो भाई अल्फा पार्टिकल से पंगा मत लेना, वो चीरता हुआ घुस जाता है अंदर। हाँ सर भारी है। और प्रोटॉन्स के साथ भी तुम नहीं खेल सकते। तो क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि प्रोटॉन के साथ कैसे खेलोगे? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस के अंदर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बन लगता है, वो बहुत मुश्किल है। उसके साथ आप नहीं खेल सकते, उसके साथ आप नहीं खेल सकते। तो किसके साथ आसानी से आप खेल सकते हो? सर इलेक्ट्रॉन के साथ आसानी से खेला जा सकता है। सर खेला तो जा सकता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आओ इलेक्ट्रॉन के साथ खेलते हैं। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, चार्ज इज नथिंग बट, चार्ज इज खेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, खेला ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन का खेला है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का खेला, चार्ज तो सब पे होता है। हाँ तो सबके साथ तो खेल सकता है क्या? अगर मैं बोलूं दो प्रोटॉन लेके आ, कहां से लाएगा? सर न्यूक्लियस के अंदर से लाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर वो खुदाई करेगा जेसीबी से? हाँ जेसीबी से खुदाई कर सकता है न्यूक्लियस के अंदर? नहीं। तो उसको वहां से अंदर से उठा के आप नहीं ला सकते। तो चार्ज इज अ खेला ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज अ खेला ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें इसको लिख लो फटाफट, हमें इलेक्ट्रॉन से खेलना है। अगर मैं बोलूं 4 इलेक्ट्रॉन ला तो आराम से एटम में जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन उठा के ले आए। तो चार्ज इज अ खेला ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर कैसे खेला है, कैसे खेलना है? चार्ज इज अ गेम, कहला खेला मतलब गेम, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे खेलना है अभी तुमको अच्छे से और बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। जैसे मान लो कि एक हमने लिया न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब, न्यूट्रल एटम मतलब वो न्यूट्रल है। उसका मतलब क्या होता है सर? न्यूट्रल एटम का मतलब समझाओ। न्यूट्रल है मतलब माने क्या? न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल मतलब उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ज्यादा कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना है, लिखना है इसको, लिखना है इसको। बैकलॉग है, कहां से करें? स्टार्टिंग से करो, यहीं से, यहां से शुरू कर सकते हो और साथ साथ बैकलॉग क्लियर कर लेना, साथ साथ बैकलॉग क्लियर कर लेना बेटा। यहां से शुरू कर सकते हो, ठीक है? बैकलॉग कहां से करें? बैकलॉग लेक्चर से करो। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देखो अंदर में क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन है? हम लिख देते हैं 4 प्रोटॉन। 4 प्रोटॉन है, चलो 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे,
तीसरा यहां पे और चौथा यहां पे। तो आप ये कह सकते हो टोटल चार्ज इसका जब निकालोगे तो बोलोगे 4e प्रोटॉन की वजह से और 4e माइनस ई इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल होगा 0। मतलब ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। तो जैसे मैं न्यूट्रल एटम बोलूं तो न्यूट्रल एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नो चार्ज, या न्यूट्रल एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल एटम? तो न्यूट्रल एटम में कोई चार्ज नहीं होता क्या? होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अच्छा, यस। अब मैं इसी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम को दे दिया 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम को दे दिया। अब भाई साहब ये न्यूट्रल एटम क्या करे? और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा। हाँ, जब 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यही फोटो लाके मैं यहां बनाऊं, यही फोटो लाके मैं यहां बनाऊं। अब फील करने की कोशिश करो कि क्या इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह और ढूंढनी पड़ेगी? हाँ, तो जल्द से मान लो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। हालांकि एक और ऑर्बिट बना लो ना, क्या दिक्कत? ऊपर वाला खाली है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसमें अगर चार्ज निकालोगे तो इस पर चार्ज आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 4 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस 7 टाइम्स ऑफ निगेटिव चार्ज। क्या -3e आ जाएगा? हाँ, -3। अब दोबारा e का निगेटिव वैल्यू मत रखना, ये माइनस था इसलिए निगेटिव रख दिया है। e की वैल्यू हो जाएगी सिंपल 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये होगा 16 या 48 -4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब मुझे बताओ कि यही काम जो निगेटिव चार्ज पैदा करने का हमने बोला था, एक और तरीका तो है। सर क्या? इसमें आप देखो 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन थे तो 0 चार्ज था। 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आते ही 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज और 4 प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज। तो 4 प्लस ही में से 7 निगेटिव घटाऊंगा तो -3 मतलब निगेटिव चार्ज आ गया। तो निगेटिव चार्ज कैसे आता है सर? इलेक्ट्रॉन देने से। एक और काम तो कर सकते हैं, 3 प्रोटॉन रिमूव्ड, 3 प्रोटॉन रिमूव्ड, यहां से मैं 3 प्रोटॉन हटा देता हूं। तो 3 प्रोटॉन हटाओगे तो 1 प्रोटॉन बचा। हाँ सर, 1 प्रोटॉन बचा और आपके 4 न्यूट्रॉन बचे। और इलेक्ट्रॉन कितने थे सर? इलेक्ट्रॉन तो वही 4 थे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अब यहां से जब चार्ज निकालोगे तो 1 प्रोटॉन का चार्ज ई माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 जो पहले था वही, इलेक्ट्रॉन को नहीं छेड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या -3 लिख सकते हैं? हाँ, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं? ये संभव नहीं। अब मुझे बताओ क्यों संभव नहीं? क्योंकि आप इसके अंदर से जाके प्रोटॉन निकालो, न्यूक्लियस के अंदर से, संभव नहीं है भाई, इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। भाई यहां से 4 तो तेरा -3 आ गया, लेकिन ये संभव ही नहीं है, गलत तरीका है। 3 प्रोटॉन आप रिमूव कर ही नहीं सकते। प्रोटॉन कैन नॉट बी रिमूव। अच्छा, प्रोटॉन का मास कितना होता है सर? 1836 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो मास ज्यादा है, फिर बहुत बहुत चीजें हैं। तो क्या मैं ऐसा लिखते ही, जब ये संभव ही नहीं है तो मैं लिख भी क्यों रहा हूं? मैं इसको डिलीट कर देता हूं और ये लिखे 3 प्रोटॉन रिमूव, मैं सीधा लिख लेता हूं नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं? ये न्यूट्रल था, हाँ सर न्यूट्रल एटम था। हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं? सर बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो और इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा क्या निगेटिविटी लेके जाएगा? हाँ सर, निगेटिविटी लेके जाएगा। जैसे समझो ये तुम्हारा घर है, घर में तुम 4 बच्चे, 4 पिता 4 माता, मतलब 4 भाई होंगे ना, 4 माता पिता और घर के बच्चे। तो ये सारा न्यूट्रल है, बहुत बढ़िया। अब तुम ये छोटे छोटे बच्चे जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हो, अब तुम बाहर से अपने और दोस्तों को बुला लो। जैसे तुमने बाहर से और दोस्तों को बुला लिया तो दोस्त तुम्हारे सारे हैं एकदम आवारा निगेटिव टाइप लोग। निगेटिव टाइप लोग अगर बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इसमें निगेटिविटी बढ़ जाएगी। सब बात तो सही कह रहे हो। तो बताओ व्हाट इज निगेटिव चार्ज? निगेटिव चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा? निगेटिव चार्ज बॉडी कैसे पता होगी? एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर घर में तुम अपने दोस्तों को लेके आओ तो तुम्हारी निगेटिविटी बढ़ जाएगी, तुम पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना करोगे, क्या करेंगे? बदमाशी करोगे। तो इसका मतलब तुम अपने दोस्तों को बुला के लाओगे, इलेक्ट्रॉन का एक्सेसनेस होगा। निगेटिव चार्ज इज नथिंग बट एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगा उतनी निगेटिव चार्ज बढ़ती जाएगी, -n इंटू ई, जहां पे n कह सकते हो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मान लो न्यूट्रल एटम का मास था m0, मास था m0।
जब तुमने उसको न्यूट्रल एटम से, एक्जैक्टली न्यूट्रल एटम से इसको चार्ज किया, न्यूट्रल एटम से इसको चार्ज किया, कौन सा चार्ज किया? निगेटिव चार्ज किया। अब इसका मास है मान लो m1, बताओ ये m1 ज्यादा होगा कि कम होगा? सर ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन स्लाइटली लार्ज बोल सकते हो। आप कह सकते हो कि m1 इज ग्रेटर देन m0, वो m0 है, स्लाइटली ग्रेटर। स्लाइटली ग्रेटर क्यों? स्लाइटली ग्रेटर क्यों? स्लाइटली ग्रेटर क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से ही निगेटिविटी बढ़ेगी। मान लो ये न्यूट्रल है और तुम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो इलेक्ट्रॉन मास लेके तो जाएगा, तो बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। लगभग तुम बराबर लिख सकते हो, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखोगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ सर पड़ेगा। तो स्लाइटली ग्रेटर होगा कि नहीं होगा? सर होगा। क्या आपको निगेटिव चार्ज का फील आया? क्या तुमको निगेटिव चार्ज का फील आया? किसको कहते हैं निगेटिव चार्ज? एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको निगेटिव चार्ज कहते हैं। फील आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। उसका मास कम हो जाएगा, फील आया? हाँ। प्रोटॉन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है? नहीं है। कितना यहां पे एन लेते हैं? एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन लेते हैं। बताओ इतना फील आया? बहुत बेसिक लग रहा होगा बेटा, लेकिन बेसिक चीजें रिवाइज कर लो। मैं पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, लेकिन यहां से तो उठोगे ना बेसिक से ही। आया? हाँ सर आया। M1 ग्रेटर क्या क्यों होगा सर? इलेक्ट्रॉन का कितना ही मास आ जाएगा? स्लाइटली इसलिए लिखा है, स्लाइटली इसलिए लिखा है। तुम बराबर ले सकते हो जब न्यूमेरिकल करोगे, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो स्लाइटली ज्यादा बोलोगे। क्लियर? हाँ सर क्लियर। लिख लिया इसको? लिखो भाई इसको, लिखो भाई। निगेटिव चार्ज की फील आ गई तो लिखो, निगेटिव चार्ज की फील आ गई तो लिखो भाई, लिखो भाई लिखो, लिखो इसको, लिखो। धुआंधार तरीके से कुछ भी नहीं है। क्या होता है निगेटिव चार्ज? एक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम को दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम को दे दिया, तो पहले से जितना था वो प्रोटॉन के बराबर था। 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पे डालेंगे, और एक्स्ट्रा एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ देखेंगे, क्योंकि एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज आता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है। डन? चलो अब यहां पे मैं इसी को कॉपी करके आगे चलता हूं और पॉजिटिविटी को समझने की कोशिश करता हूं कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकती है। बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकती है? ठीक है भाई, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकती है। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि अगेन मैंने न्यूट्रल एटम लिया, हाँ न्यूट्रल एटम लिया, उसका मास m0 है, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4e, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 4e, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? सब 0। अब इसी एटम में, सॉरी, इसी एटम से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, या 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम सर कोई चार्ज बॉडी है, उससे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो। हाँ अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो रिमूव कर सकते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे उतने की वजह से फर्क पड़ेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे गायब हो जाएंगे, गायब हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे गायब हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है। अब एटम तुमको ऐसा दिखे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, हाँ निकाल के फेंक दिया। तो जैसे मान लो कि तुम अपने दोस्तों को बुला के लाए थे, अब तेरे पिताजी ने घर से बाहर हटा दिया उसको, और तुम्हारी संख्या कम हो गई। अब ये अंदर में 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है, तो निगरानी अच्छे से रख लेंगे। अब बताओ क्या करोगे? सर अब तो हम पे दबाव ज्यादा हो गया सर, अब तो हमको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। यस, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। मतलब इसका हुआ कि यहां पे नेट चार्ज अगर देखा जाए तो +4e प्रोटॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन की निगेटिविटी 2 ही है, तो क्या ये +2e आ जाएगा? यस। तो यहां पे चार्ज लिखोगे आप 16 दूना 32, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका नेट चार्ज आ जाएगा। अरे हाँ सर पॉजिटिव आ गया, यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं? तो एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेसनेस, एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेसनेस ऑफ प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन का खेला नहीं है यहां पे। प्रोटॉन से हम कंपेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन को निकाल और दे नहीं सकते हैं, ये गलत डेफिनेशन है। अगर मैं यहीं से पूछूं सम प्रोटॉन इज गिवन, सम प्रोटॉन इज गिवन, इज गिवन, तो आप बोलोगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, प्रोटॉन नहीं दे सकते हम। और प्रोटॉन देखो सर ऐसे थोड़ी ना होता है, हम प्रोटॉन फेंक के रख तो सकते हैं भाई, रख दोगे लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसा पाओ, और न्यूक्लियस के अंदर नहीं है तो उसका मतलब वो नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी
ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, निगेटिविटी आ जाए। हो क्या यहां पे चार्ज जो आएगा प्लस एन ही आएगा। हाँ, और एन है तुम्हारा टोटल डिफिशियंसी, टोटल डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। अच्छा, यहां पे जब मास देखोगे, मान लो इसका मास m2 है, क्या m2 मास स्लाइटली कम होगा m0 से? स्लाइटली कम होगा, स्लाइटली कम होगा, स्लाइटली कम होगा, स्लाइटली फर्क पड़ेगा। कम क्यों होगा? तो पहले 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो स्लाइटली कम होगा। क्या हम प्रोटॉन को लूज कर सकते हैं? नहीं। प्रोटॉन को गेन कर सकते हैं? नहीं। प्रोटॉन का खेला नहीं है। सम प्रोटॉन इज गिवन इज नॉट पॉसिबल। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज किसका गेम है बताओ? क्या बहुत क्रिस्टल क्लियर तुमको फील आ रहा है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर फील आ रहा है कि नहीं? चार्ज किसका गेम है सर? गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन का खेला है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का खेल है। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का खेल है। चार्ज किसका खेल है? इलेक्ट्रॉन का खेल है। समझ में आया? सर 2 प्रोटॉन निकाल रहे थे, एक काम करो सर जी, एक काम करो सर जी, यहां पे आधा सॉरी इलेक्ट्रॉन निकाला था, आधा इलेक्ट्रॉन निकालो, हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, आधा इलेक्ट्रॉन निकालो सर। 4 है ना, आधा निकाल दो, 3.5 बचे। एक बात बता, एक बात बता, ध्यान से सोच के, मान ले तू मार्केट गया, आज ठंड, कल ठंड का मौसम आ रहा है, लोग अंडा खाते हैं, एक तो तुमने अंडे वाले से बोला भैया भैया कैसे अंडा दिए? बोला कि 50 रुपए में 1 दर्जन है, मतलब 12 अंडे, मैं ऐसे मान ले कि 10 अंडे 50 रुपए का, 10 अंडे 50 रुपए का, तो 1 अंडे कितने का होगा? 5 रुपए का। तुमने बोला कि मेरे पास तो 2.5 रुपए हैं, आप आधा अंडा दे दोगे क्या? क्या वो आधा अंडा देगा? सोच के देखो सर। पूछना पड़ेगा, हाँ पूछना, आज जाके पूछना, आज जाके पूछना, एक जाके पूछना। क्या बोलना? जैसे केला बेच रहा हो, केला बेच रहा हो, सेब बेच रहा हो, कुछ भी बेच रहा हो, केला बेच रहा हो, बोलना कि भाई 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 केला कैसे दिए? बोलेगा 100 रुपए के 10 केला। 100 रुपए के 10 केला मतलब 1 केला 5 रुपए का, सॉरी 1 केला 10 रुपए का, 100 केला सॉरी 10 केला 100 रुपए का, 10 बनानास 100 रुपीज का, तो 1 बनाना 10 रुपए का। तो बोलेगा हमारा पास 5 रुपया है, दोगे क्या? बोलेगा नहीं दूंगा, लात मारूंगा उल्टा। तो एक काम करना, आप ये काम करना, सेब मांग लेना आधा। तो दुकानदार जब चीजों को दे रहा होता है, बेच रहा होता है, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि वो हमेशा एक क्वांटम में देगा। 1 1 देगा, या 2 1 देगा, या 3 1 देगा, या 4 देगा, या 5 1 देगा, आधा 1 नहीं देगा। उसी तरीके से यहां पे करा लफड़ा हो जाएगा। यहां पे आधा इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करोगे तो लफड़ा हो जाएगा। आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते। आप आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, समझ में आया? आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये लोगे नॉट पॉसिबल। मतलब 3 कोशिश किया हमने चार्ज करने का, आधा इलेक्ट्रॉन निकाला नॉट पॉसिबल, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला निकल गया, 2 प्रोटॉन निकाला नहीं निकला, ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। तो आज सभी लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे कि वो क्या कह रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां से तुमको क्वांटाइजेशन का फील आया कि नहीं आया। तो सभी लोग ये वीडियो बनाएंगे, वीडियो ऑन करके जाना, भैया भैया आधा केला दे दो, और वो क्या कह रहा है मैं सुनना चाहता, पूरा मोल भाव करना। केला कितने के दिए? अच्छा ठीक है, आधा केला दे दो। हाफ केजी तो दे ही देगा, लेकिन आधा केला वो नहीं देगा। आधा केला बेटा वो हाफ बनाना वो नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट जाके एक बार करना, ठीक है, और वीडियो बना लेना अपना और उसका दोनों का कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, चलो इसको लिखो प्लीज, इसको लिखिए प्लीज, फटाफट फटाफट इसको लिखिए। चलिए, तो आधा इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 प्रोटॉन आप नहीं निकाल सकते हैं। इसको देखिए, मास बेटा स्लाइटली बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा, स्लाइटली। ठीक है, लिखो लिखो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, तो सभी लोग एक वीडियो बनाएंगे, मांगते हो क्या दिक्कत है पूछना ना, क्या कह रहा है, मैं भी जानना चाहता हूं। पीटेगा सर, पीटेगा कैसे? पैर पकड़ लेना, जैसे वो पीटने की कोशिश करे, भैया भैया हमारा से गलती हो, लोग माफ कर दे भाई रे भाई, बस बस, क्या दिक्कत है इसमें? पैर पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत हो रही ना, पैर पकड़ लेना। ठीक है भाई, चलो लिखो इसको, फटाफट लिखिए प्लीज, चलिए फटाफट लिखिए प्लीज। अब हम आते हैं, हमें चार्ज का खेला तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का खेला है ये, बस
ये किसका खेल है? इलेक्ट्रॉन का खेल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का खेल है। अब आगे हम बढ़ते हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगर आपने लिख लिया होगा तो चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात करते हैं। आइए चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज की सबसे बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसा थोड़ी ना मैंने बोला है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसे दिखेगा, निगेटिव चार्ज होगा तो ऐसे दिखेगा। कोई मैंने राइट लेफ्ट डायरेक्शन बताया क्या? नहीं सर, चार्ज की कोई डायरेक्शन थोड़ी नहीं होती। चार्ज तो स्केलर होता है, वो एक मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, दूसरा चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मैं अभी समझाऊंगा आपको। कंजर्व्ड का मतलब है टोटल चार्ज इन दिस यूनिवर्स या किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। यू कैन नॉट क्रिएट और कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, है ना? चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, but it can transfer from one to other body। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा टाइप ऑफ चार्ज, तो कई लोग कहते हैं 3 तरह के चार्ज होते हैं सर जी। कौन कौन सा चार्ज होता है? कहते हैं सर 3 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल कोई चार्ज थोड़ी ना हुआ, वो तो एब्सेंस ऑफ चार्ज है। वो चार्ज की टाइप कैसे हो गई? बताना। 3 तरह के चार्ज होते हैं कि 2 ही तरह के चार्ज होते हैं भाई? कई लोग कहते हैं 3 तरह के चार्ज होते हैं सर जी, एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। नहीं मेरे लाला, 2 ही तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। 2 ही तरह के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज मतलब एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस दैट्स इट। 2 ही तरह के चार्ज होते हैं। चौथा, एक बात बताओ, क्या यह संभव है कि कोई बॉडी है जिसके पास मास और चार्ज नहीं है? बोलो, संभव है क्या? मास कैन बी पॉसिबल विदाउट चार्ज। यस, मास कैन बी पॉसिबल विदाउट चार्ज। विदाउट चार्ज बिल्कुल पॉसिबल है सर जी। मास कैन बी पॉसिबल विदाउट चार्ज। एक बॉडी है जिसके पास मास है लेकिन न्यूट्रल चाचा मोहन, न्यूट्रल। हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल है। बट मान लो कोई बॉडी है, उसके पास चार्ज है, क्या उसके पास मास 0 हो सकता है? नहीं। बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। विदाउट मास, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सर कैसे? चार्ज किसका खेला है? सर इलेक्ट्रॉन का झोल है, तो इलेक्ट्रॉन तो दोगे तभी तो चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो मास तो आएगा ना। ओ, बात सही है, कोई इसमें डिबेट की बात नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? सर दुश्मनी होता है सर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्सन बाद में तुम देखोगे, बाद में ही समझाऊंगा कि इंडक्शन से स्लाइटली अट्रैक्ट भी कर लेते हैं अगर बड़ी बॉडी हुई तो। लेकिन मैं पॉइंट चार्ज लूंगा तो रिपल्सन ही होता है, तो यही लेके चलोगे। एक एक्सेप्शन केस होता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या होता है? अच्छा, निगेटिव सर, निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम तरह के लोग ने एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लड़के एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जहां एक लड़का और लड़की हो तो पसंद करते हैं। मतलब पॉजिटिव एंड अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर मान लो 2 बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो चार्ज होगा? बताओ सर, 2 बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो मास की वजह से भी तो अट्रैक्ट कर सकती है। ओ हाँ, एक कह रहा है एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो करेगा। अबे चार्ज स्केलर है, वहां कहां एक्शन रिएक्शन पेयर ला रहा है बे? एक्शन रिएक्शन फोर्स के लिए होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आएगा। घोर मट्ठा इधर देख, घोर मट्ठा इधर देख। तो बता सिंपल सी बात बता, पॉजिटिव और निगेटिव क्या करता है? रिपेल। पॉजिटिव निगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट। अब मान ले कोई 2 बॉडी है और वो अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वो चार्ज है? नहीं सर, वो चार्ज नहीं हो सर। हाँ चार्ज है, अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं, अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन भी हो सकता है। ओहो, तो श्योर चेक ऑफ चार्ज बॉडी का कंसेप्ट क्या कहता है? श्योर चेक ऑफ चार्ज कैसे पता चलेगा? अट्रैक्शन से या रिपल्सन से? थोड़ा सोचो। श्योर चेक ऑफ चार्ज किससे पता चलेगा? अट्रैक्शन से या रिपल्सन से? श्योर चेक ऑफ चार्ज
बॉडी चार्ज है या नहीं, ये किससे पता चलेगा? श्योर चेक ऑफ चार्ज किससे पता चलेगा? रिपल्सन। श्योर चेक ऑफ चार्ज इज रिपल्सन। रिपल्सन अगर है तो श्योर चेक ऑफ चार्ज है, मतलब रिपल्सन है मतलब चार्ज है, क्योंकि चार्ज से ही रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन भी दे सकता है। अच्छा ठीक है। सातवां, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट ये अभी समझाऊंगा अलग से टॉपिक लगा के, लेकिन यहां पे लिख देता हूं, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द बॉडी। चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। स्पीड ऑफ बॉडी जैसे मास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पीड चेंज करने से चेंज हो जाती है, लेकिन मान ले मैं रेस्ट में हूं और मेरे सर पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे खड़े हैं डंडी की तरह, और मैं रेस्ट में हूं, तो मेरे पास चार्ज बोल कितना होगा सर? -2। मैं दौड़ने लग गया, चार्ज कितना होगा? -2। अबे भागने से या रुकने से इलेक्ट्रॉन का एक्सेसनेस और डिफिशियंसी थोड़ी ना होता है, सिंपल सी बात है। फील दिलाता हूं, मैं खड़ा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे सर पे ऐसे डंडी की तरह खड़े हैं, रेस्ट में हूं मैं, बता चार्ज -2। मैं भागने लग गया तो -2। मतलब उस मेरे बॉडी पे चार्ज की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेसनेस और डिफिशियंसी से आता है। इलेक्ट्रॉन के एक्सेसनेस और डिफिशियंसी से आता है। अगर मैं रेस्ट में हूं तो भी उतनी -2 ही होगा, दौड़ने लगूंगा तो -2 ही होगा। मतलब चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बॉडी। इसको कहते हैं इनवेरिएंट होना। इसको क्या कहते हैं? इनवेरिएंट। तो चार्ज क्या होता है सर? इनवेरिएंट होता है। चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। समझ आ गया? अब इसको मैं मैथमेटिकली भी समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? क्लियर? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। इसको लिखे क्या? कोस। सर लिख लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट टाइम दोगे? हाँ 2 मिनट टाइम, लिखो, इसको लिखो, यहां तक लिखो, फिर यूनिट की बात करते हैं। इसको लिखो जल्दी से, फटाफट 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 लिखिए प्लीज। लिखिए प्लीज। डन। चलो अब थोड़ा सा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज की यूनिट कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो 1 कूलम होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। दिस इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब ये चार्ज की क्या है? यूनिट है। ये क्या है? चार्ज की यूनिट है। जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। जैसे आप लिखते हो ना I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो टाइम इधर चला जाएगा, तो क्यू बराबर I इंटू टी। तो यहां से बताओ एम्पियर इंटू टाइम हो जाएगा यूनिट। हाँ, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है ये, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम एम्पियर इंटू सेकेंड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये आपको याद रहना जरूरी नहीं है। ESU इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 ESU, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट? ये डिफाइंड होता है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। ये कुछ 9.9 होता है, 9.1 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम 1 ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नहीं 1 कूलम इज इक्वल टू इतना डिफाइन होता है। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 कूलम इज इक्वल टू 9.9 नहीं 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ESU को ही 1 फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ये याद रखना जरूरी नहीं भाई, ये तुमको याद हो जरूरी नहीं है। कितना होता है? 9.9 3 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा तो मैं भूल गया था थोड़ा। 3, हाँ 3 सही है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर, यार सही है, पर दिमाग इधर उधर चला गया था। 3 इंटू 10 टू द पावर 9। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, बस इतना याद रखो, ये काम आ सकता है बस। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बड़ी यूनिट है या कूलम बड़ी यूनिट है? बताओ।
बड़ी यूनिट कौन है? कुलम की इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखो हम जानते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था NU बराबर कांस्टेंट, पढ़ा था? हाँ सर, NU बराबर कांस्टेंट हमने पढ़ा था। तो जब तुम NU बराबर कांस्टेंट लिखते हो तो अगर मैग्नीट्यूड बड़ा हो तो यूनिट छोटा होता है। अब देखो यहां मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यूनिट छोटा होता है। 1 कुलम को आप लिखते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 9 ESU, या इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन। तो 1 electrostatic unit is smallest unit of charge. ESU is the smallest unit of charge. Smallest unit of charge. ESU is the smallest unit of charge. क्योंकि मैग्नीट्यूड बड़ा है तो छोटा यूनिट कौन होगा? कुलम की ESU। ESU छोटा यूनिट होगा, कुलम बड़ी यूनिट हो गई बेटा, कुलम बड़ी यूनिट हो गई। देखो N इंटू यू बराबर कॉन्स्टेंट, तो नंबर अगर बड़ा हो तो यूनिट छोटा होता है। देखो नंबर 10 का पावर 9 बड़ा है तो यूनिट छोटा हो। क्या आपको समझ में आया? इसमें 1 कुलम इज इक्वल टू 1/10 EMU भी होता है। EMU सबसे छोटा यूनिट है। यहां पे हम 1 फैराडे डिफाइन करते हैं 96,500 कुलम को, 96,500 कुलम। तो सबसे बड़ा यूनिट होता है फैराडे। ये फैराडे है, फैराड नहीं है, कैपेसिटर वाला फैराडे नहीं, फैराड नहीं है, फैराडे है। 1 फैराडे इज द 96,500 कुलम। ठीक है, ठीक है। फैराडे इज द सबसे लार्जेस्ट यूनिट। तो ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, सिर्फ ऐसा यूनिट आप याद रखिएगा, ये थोड़ा बहुत याद रहे तो चलेगा। नेक्स्ट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड क्या होता है वो अभी हम थोड़ा समझेंगे। अभी क्वांटाइज्ड क्या होता है वो समझेंगे। सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी समझोगे? सबसे पहले इनवेरिएंट समझते हैं। सबसे पहले समझाता हूं चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या है। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट होता है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है, कि मान लो कोई बॉडी है और इस पर प्लस क्यू चार्ज कहीं रखा है और ये बॉडी रेस्ट पे। ठीक है भाई, ठीक है, ये बॉडी क्या है? रेस्ट पे, और इस पर कुछ चार्ज प्लस क्यू रखा है रेस्ट पे। अगर मान लो ये बॉडी चलने लग गया भाई, वी वेलोसिटी से चलने लग गया, तो जब ये बॉडी चलने लग गया तो इस पर चार्ज हो गया कुछ क्यू डैश। जब ये बॉडी मूविंग है, वही सेम बॉडी मूविंग है, तो आप बोलेंगे क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट। ये अगर चार्ज क्यू नॉट था तो सेम चार्ज रहेगा। चार्ज स्पीड चेंज होने से नहीं होता, लेकिन मास चेंज होता है। मास चेंज होता है। मास कैसे चेंज होता है समझिएगा। मास कैसे चेंज होता है, जैसे मान लो एक बॉडी है, एम नॉट मास का है जब वो रेस्ट में है, तो अगर ये भागने लग गया, ये आपको नहीं पढ़ना लेकिन समझ लो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में होता है ये, जब ये भागने लग गया तो इसका मास चेंज होके ये हो जाएगा आपका एम डैश, मूविंग मास एम डैश। तो मूविंग मास एम डैश होता है एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो तुम में से कोई बहुत दुबला पतला व्यक्ति है, बहुत दुबला पतला, ऐसे सुखरू सा है, अब वो मास गेन नहीं कर पा रहा, बहुत खाता पीता है तो भी मास नहीं गेन कर पा रहा। अब मेरे पास आया, गुरुजी हम मास ही गेन नहीं कर पा रहे, हमको बताओ हम कैसे मास गेन करें। मैंने उसको बोला कि तू रोज भाग, और जितना तेज भागता जाएगा ना, तेरा मास बढ़ता जाएगा। मैंने उसको सही बोला कि गलत? बताओ कौन है सुखरू सुखरू, जल्दी बताओ कौन है तुम में से सुखरू सुखरू इंसान, जल्दी बताओ कौन है तुम में से एकदम सुखरू सुखरू इंसान, कौन है? अब जो तुम में से सबसे सुखरू सुखरू इंसान है उसको मैं बोल लूं कि तुम रोज भाग तो तेरा मास बढ़ जाएगा, तो मैंने सही बोला कि गलत बोला? तो मैंने एकदम सही बोला। सर कैसे सही बोल दिया? भागेंगे तो एनर्जी लूज होगा तो मास और सुखरा जाएंगे। नहीं, देखो इस फॉर्मूले से देखो, अगर तुम भागने लग गए स्पीड ऑफ लाइट से, v बराबर सी, स्पीड ऑफ लाइट से भागे, स्पीड ऑफ लाइट से, तो एम डैश बराबर होगा रूट अंडर, एम डैश बराबर होगा एम नॉट बटा रूट अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। ये कट के क्या आ गया? 1 माइनस 1 0, मतलब ये एम नॉट बाई 0 आ रहा है। हाँ, मतलब इनफाइनाइट हो गया, मतलब तेरा मास इनफाइनाइट हो जाएगा, तेरे टक्कर में कोई नहीं रहेगा अगर तू भागते भागते स्पीड ऑफ लाइट को गेन कर लिया तो एक चीज यहां पे समझ ले बेटा, एक चीज यहां पे समझ ले। तो क्या समझ ले? अगर तू स्पीड बढ़ाता है तो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास बढ़ता है। एज स्पीड इंक्रीजेस देन मास ऑल्सो इंक्रीजेस। एज स्पीड इंक्रीजेस मास ऑल्सो इंक्रीजेस है, मास ऑल्सो इंक्रीजेस। तो कोई भी तुमको पतला आदमी देखे उसको बोलो कि भागो, और कैसे भागो? स्पीड ऑफ लाइट से भागो। एक और प्रॉपर्टी होता है चार्ज का जो हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज बटा मास के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज।
तो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो यहां पे अगर मैं तुमसे बोलूं प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताओ, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज बटा प्रोटॉन का मास, ऐसे लिखोगे, यही तो होगा। अच्छा ड्यूट्रॉन का बताओ, तो ड्यूट्रॉन में बेटा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, छोटी बातें हैं लेकिन सीख लो, 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। तो इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, चार्ज तो वही रहेगा लेकिन मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम होता है, तो 2m लिख सकते हैं। अब देखो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज से आधा होता है न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक। अगर अल्फा पार्टिकल के लिए लिखो, अल्फा पार्टिकल के लिए लिखो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अल्फा होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो इसका चार्ज तो आएगा 2e, मास आएगा 4m, तो कट के हो जाएगा E बटा 2m। बताओ क्या हो जाएगा, E बटा 2m। अब मुझे बताओ ध्यान से सोच के, स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज बटा मास, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो, ज्यादा मत भागना नहीं तो भुटकुन हो जाएगा। तो आप कैसे हुए, बहुत भागता था बचपन में, कोई भी तुमको भुटकुन आदमी दिखे समझ जाना कि वो बहुत भागा है, तभी वो भुटकुन हो गया है, समझ गया। बताओ क्या तुमको ये बात समझ में आई, स्पेसिफिक चार्ज वाली बात समझ में आई। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बटा मास का रेशियो, चार्ज बटा मास का रेशियो। क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बटा मास का रेशियो, चार्ज बटा मास का रेशियो, ये होता है स्पेसिफिक चार्ज। क्लियर, हाँ सर, हाँ सर, स्पेसिफिक चार्ज एकदम क्लियर है मास्टर। चार्ज बटा मास के रेशियो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। विपिन सर भुटकुन रह गए, बहुत भागे होंगे बचपन में, लेकिन मास गेन नहीं हुआ, कंट्राडिक्टरी। अब इसके अंदर मत घुस, चार्ज समझ, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है, अ बॉडी, क्वेश्चन लिखना है, अ बॉडी हैव चार्ज q and mass m, then find its then find its specific charges. The body have charge q and specific charge q and specific charge s, then its speed is increases if its speed increases then चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको लिखना है। तो बॉडी हैव चार्ज क्यू एंड स्पेसिफिक चार्ज एस, बॉडी हैव चार्ज क्यू एंड स्पेसिफिक चार्ज एस, इफ स्पीड इज इंक्रीजेस देन। तो देखो यहां पे चार्ज जो होगा वो तुम्हारा इनिशियली चार्ज के सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वही स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास, तो स्पीड बढ़ने से मास बढ़ेगा और चार्ज सेम रहेगा, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, चार्ज पर यूनिट मास क्या होगा, डिक्रीजेस। स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, डिक्रीजेस। यस और नो, चार्ज सेम और स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस, चार्ज सेम और स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस। इतना बात समझ में आता है। एस डिक्रीज क्यों किया, मैंने तुम्हें यहां बताया था, देखो एज स्पीड इंक्रीजेस मास इंक्रीजेस, स्पीड बढ़ने पर मास बढ़ता है। चार्ज सेम बट स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीजेस, क्योंकि स्पीड बढ़ने से मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या इतनी छोटी सी बात समझ में आती है, हाँ सर, बहुत 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 छोटी सी बात है ये, कोई खास बात नहीं है। अब एक चीज तो हम यहां पे पढ़ के जाते हैं कम से कम, मेजर टॉपिक, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले बताओ क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। कोई भी चीज क्वांटाइज हो रही है, इसका क्या मतलब है, दुनिया में क्या क्वांटाइज्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि क्लासरूम में जितने स्टूडेंट है वो क्वांटाइज्ड है। तो कैसे, जैसे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई आधा आया हो अपना सर काट के और आधा नहीं आया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम इज क्वांटाइज्ड, यस और नो, हाँ, यस और नो, हाँ सर। जैसे तुम्हारे घर में सीढ़ी बनी है, उस एग्जांपल से समझते, सीढ़ी बनी है तो सीढ़ी क्वांटाइज्ड है कि नहीं, सीढ़ी क्वांटाइज तो है सर जी, आधा सीढ़ी थोड़ी ना बना है। मान लो एक सीढ़ी की हाइट 10 मीटर है, तो अगली सीढ़ी की हाइट 10 मीटर होगी, अगली सीढ़ी की हाइट 10 मीटर होगी। क्या लेंथ ऑफ सीढ़ी ये क्वांटाइज्ड है, टोटल बढ़ते जाएगा, जितनी सीढ़ी बढ़ाते जाओगे लेंथ बढ़ता जाएगा। तो क्वांटाइज फिक्स नहीं, क्वांटाइज का मतलब फिक्स नहीं, क्वांटाइज का मतलब है कि उसका नंबर एक पैटर्न में होगा। जैसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी is only possible
ओनली पॉसिबल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई, ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई। देखो चार्ज ऑन अ बॉडी इज ओनली पॉसिबल ऑफ, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ओनली पॉसिबल इज लिखो यहां पे, अंग्रेजी थोड़ा मेरा भी वैसे मुलायम है, इज चार्ज ऑन अ बॉडी इज ओनली पॉसिबल, यार फिर दो बार आ गया, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ओनली पॉसिबल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब छोड़ो ई रहे, तुम समझ गए क्या लिखना चाह रहा हूं। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ओनली पॉसिबल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ओनली पॉसिबल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इज आएगा। अब इज आएगा कि नहीं आएगा वो छोड़ो, चार्ज किसी बॉडी पे फंडामेंटल चार्ज ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। किसी भी बॉडी पे मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होगा, ऐसा नहीं, मतलब मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी है, मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी, उसका चार्ज है 0, अब मैं उससे मिनिमम पॉसिबल चार्ज लिखना चाहता हूं, मिनिमम पॉसिबल, तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन तो निकालोगे, तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज आपका ई हो सकता है। ई से छोटा चार्ज आप एग्जिस्ट करा सकते हो, बताओ। मैं आधा आई हूं, हाँ बेटा तुम आधा आई नहीं हो, तुम आधा हो। भगवान जब तुमको बनाए थे ना, तो ये दिमागवा डालना भूल गए थे, तो तुम एक्चुअल में आधा आई नहीं हो, तो आधा वहीं से आई हो, यहां आधा नहीं आई हो, तो हम तुमको पूरा ही काउंट करते हैं ताकि तुमको बुरा ना लगे, ठीक है, ठीक है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ओनली पॉसिबल इन इंटीग्रल मल्टीपल फंडामेंटल चार्ज। चलो सर इन लिख देते, तुम कह रहे हो इन लिखना पड़ेगा, बताओ। तो बताओ क्या ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज किसी बॉडी पे ई ही हो सकता है, क्या ई से ज्यादा चार्ज क्रिएट कर सकते हो, नहीं। अच्छा नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज, क्या ई और 2e के बीच में आ सकता है, नहीं सर, ई और 2e के बीच में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट पॉसिबल क्या होगा, नेक्स्ट पॉसिबल जस्ट इससे ज्यादा पॉसिबल चार्ज क्या होगा, 2e। उससे नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज क्या होगा, नेक्स्ट पॉसिबल चार्ज होगा 3, उससे क्या होगा, तो ये Q बराबर Ne के इंटीग्रल मल्टीपल में आए, Q बराबर Ne, जहां पे n तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहां पे प्लस माइनस का कंफ्यूजन आता है, उसको बहुत सिंपल करने के लिए एक चीज बताता हूं। n बराबर आप निगेटिव लेना अगर आप एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चार्ज नेगेटिव आना पड़ेगा, तो यहां पे n को माइनस रखना और n को प्लस रखना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ समझ में आया। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पॉसिबल है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के पॉसिबल है, ई के, जहां पे n तुम्हारा इंटीजर में पॉसिबल होगा, जहां पे n तुम्हारा किस में पॉसिबल होगा, इंटीजर में पॉसिबल होगा। बड़ा साफ सुथरा अक्षर में सिंपल बताया, ठीक है। अब एक दो सवाल करते हैं फटाफट, कौन सा चार्ज पॉसिबल है कौन सा नहीं है। Which of the following charge is possible? Which of the following charge is possible? कौन कौन सा फॉलोइंग चार्ज पॉसिबल है, कौन कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ज देता हूं Q बराबर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। बताओ ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, बताओ ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, बोलो बताओ क्या ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। बस 1 मिनट में छोड़ रहा हूं, बस 1 मिनट छोड़ रहा हूं, बताओ ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। अच्छा एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, चार्ज इज कैनॉट पॉसिबल इन फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का क्या लॉ पढ़ा है, वैल्यू ऑफ चार्ज कैन नॉट पॉसिबल इन फ्रैक्शन। चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, सर n निकाल लेंगे और n अगर इंटीजर में है तो सही है। जैसे Q दिया हुआ है तो Q बराबर जस्ट तुम लिखो ये पॉसिबल तभी होगा जब n के इंटीजर में होगा। Q की वैल्यू क्या दी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 बराबर n, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 16 से काटोगे 2 बढ़ते बढ़े 16 दूना 32, हाँ 10 का पावर 19 उधर जाएगा तो क्या होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -20 इंटू 10 टू द पावर +19 इज इक्वल टू n। तो n बराबर क्या आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 2 इंटू 10 का पावर -1 मतलब n बराबर 0.2।
क्या n बराबर 0.2 पॉसिबल है? नहीं। ये 10 का पावर -19 से भी छोटा हो गया है। अरे हाँ सर जी, 10 का पावर -19 से भी छोटा हो गया है, ये पॉसिबल नहीं है। आप क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। 10 का पावर 19 से भी छोटा हो गया ना, तो 10 का पावर -19 तो एकदम मिनिमम चार्ज होता है। देखो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन के एक्सेसनेस से तो माइनस, इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस से तो प्लस। बताओ ये सही है? हाँ सर सही है। अब यहां अगर मैं तुमसे बोलूं, ये दूसरा सवाल, Q बराबर 3.2 ऑफ C, क्या ये पॉसिबल है? ऑप्शन ए पॉसिबल, ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल। बोलो ये दोनों पॉसिबल है कि नहीं? ये मैंने चार्ज दिया 0.2 कूलम एंड हाँ 0.2 कूलम, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। मैं तुमको इसके लिए ऑप्शन देता हूं ए और बी, ठीक है? इस सवाल के लिए ऑप्शन देता हूं, 30 सेकंड का टाइम है, आराम से सोच के बताओ पॉसिबल है कि नहीं है, बस ये सवाल दे। 0.2 कूलम, तो चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है, चार्ज फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं होता, यही पढ़ा है आपने। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। तो बताइए 0.2 कूलम इज पॉसिबल और नॉट? जल्दी बताइए 0.2 कूलम इज पॉसिबल और नॉट? छुट्टी कर रहे हैं अभी तुरंत से पहले। 0.2 कूलम इज पॉसिबल और नॉट? 0.2 कूलम इज पॉसिबल और नॉट? 0.2 कूलम इज पॉसिबल और नॉट? जल्दी बताइए। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में है, और आपने बोला चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता। मैंने कब बोला चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता? मैंने बोला चार्ज की जो वैल्यू होती है ना, वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, मतलब ई जितना होगा उसके मल्टीपल में आएगा, और ई खुद ही फ्रैक्शन में है। ई की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है क्या? तो चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में होना एक अलग बात है, चार्ज का रिपीटेशन फ्रैक्शन में होना एक अलग बात है। 2 मिनट रुक के क्वांटाइजेशन सीख ले। सुन, ये चार्ज बिल्कुल 200% पॉसिबल है, निकाल के अभी दिखा दूंगा। तो 59% लोगों ने बोला पॉसिबल और 38% लोगों का एकदम बेसिक ढीला है। आओ बताओ, आओ बताओ। अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा वैल्यू ऑफ चार्ज इज कांट पॉसिबल इन फ्रैक्शन, फॉल्स है ये? फॉल्स है ये? क्या चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती? होती है, 200% होती है, खूब होती है, खूब होती है। ये तुम्हारा हमारा स्कैम है, ये तुम्हारा हमारा स्कैम है। क्वांटाइजेशन को अभी तक लोग गलत समझते आ रहे हैं। आओ तो रुकिए, 1 मिनट बस समय दीजिए, समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आग लगाइए। बताइए मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है? सर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ये फ्रैक्शन में नहीं है। सर ये तो खुद ही फ्रैक्शन में है सर जी, तो फिर तो उसे क्वांटाइजेशन समझ नहीं है। आओ बता दो। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो चार्ज का रिपीटेशन है वो मिनिमम चार्ज का डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स होगा। इसमें इन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, चार्ज तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता है। इन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, इन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, बट चार्ज कैन बी इन फ्रैक्शन। चार्ज तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन में, चार्ज कैन बी इन फ्रैक्शन, चार्ज इन फ्रैक्शन। मैंने इंटीजर में क्या लिया है? चार्ज को लिया है कि एन को लिया है? बोलो बताओ। मैंने इंटीजर में किसको लिया है? चार्ज को लिया है कि एन को लिया है? अब इस बात को समझिए बेटा, बहुत बेसिक बात है लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि चार्ज मेरा इंटीजर में है कि एन इंटीजर है। एन की वैल्यू मैंने बोला ना 1 2 3 4 होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। चार्ज तो देखो ये क्या चार्ज है बताओ, 1.6 इंटू 10 टू पावर 9, 2 कितना होगा सर? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये कितना होगा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो चार्ज फ्रैक्शन में है कि नहीं? तो फ्रैक्शन में ही है। चार्ज का रिपीटेशन फ्रैक्शन में नहीं होगा इन फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो यहां पे जो मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ चार्ज कैन नॉट पॉसिबल इन फ्रैक्शन, रॉन्ग, रॉन्ग है ये। चार्ज खुद ही फ्रैक्शन में होता है, मिनिमम चार्ज फ्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फ्रैक्शन में होता है। बताओ एकदम फील के साथ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब ये पॉसिबल है कि नहीं? देखो कैसे डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे क्यू जो वैल्यू है 0.2 कूलम उसको एन के बराबर रखेंगे, एन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो एन बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0.2 और ये पूरा टर्म उधर ले जाओगे तो 1.9 इंटू 10 का पावर +19। भाई साहब 10 का पावर +19 कितना भी ये फ्रैक्शन होगा इसको होल नंबर में बना देगा ये। देखो कितना बड़ा पावर है। डिवाइड करके यहां पे 10 नीचे ले आना और देख लेना। बताओ एकदम मजा आया कि नहीं आया? बताओ क्या फ्रैक्शन में, कमेंट करके बताओ क्या फ्रैक्शन में हो सकता है, क्या इंटीजर में हो सकता है। तो सुनो, कमेंट करके बताओ फटाफट सभी लोग कि सर एन इंटीजर होना चाहिए, एन फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बट चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है। एन इंटीजर होना चाहिए, चार्ज फ्रैक्शन हो सकता है।
इन इंटीजर होना चाहिए, चार्ज इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है। मजा आया? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।